नमस्कार दोस्तों, वी के नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर का एग्ज़ाम पेपर होना है अभी रिसेंटली। विशेष इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखना। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है और आई होप कि आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको क्वेश्चन कैसे लगे। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। पूरे भारत में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, मोस्ट परफेक्टिव कोर्स आपको यहाँ पर मिलेगा और ऐप में टेस्ट सीरीज़ भी उपलब्ध है, आप उसे भी ले सकते हैं। आइए दोस्तों, आज के क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। नंबर 1 सवाल आपकी स्क्रीन पर है। CFL का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, ये फ्लोरेसेंट लैंप, जिसे हम ट्यूबलाइट बोलते हैं, उसी का एक मॉडिफाइड रूप होता है और आजकल इसका भी मॉडिफाइड रूप आ गया है, वो है LED, लाइट इमिटिंग डायोड वर्तमान में आ गया है। इन सब से पहले हुआ करता था फ्लोरेसेंट लैंप, जिसमें चौक होने के कारण पावर फैक्टर लैगिंग होता था। इंडक्टिव लोड की कैटेगरी में उसको रखा जाता था। दोस्तों, CFL का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप और अगर ऑप्शन देखा जाए तो हमें C ऑप्शन के साथ जाना है। वर्तमान में इसका स्थान LED ने ले लिया है, जिसका पूरा नाम लाइट इमिटिंग डायोड होता है। अगला जो सवाल है वो कह रहा है कि कौन सा नियम यह बताता है कि जंक्शन पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। दोस्तों, क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर ऐसी रहती है तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया, बट मैं आपको बताऊं इसमें से क्या और आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किरचॉफ का फर्स्ट नियम, जिसे हम KCL बोलते हैं शॉर्ट में, इसे किरचॉफ करंट लॉ बोला जाता है। किरचॉफ का प्रथम नियम भी इसे कहा जाता है। दोस्तों, इसमें से न्यूमेरिकल भी बनते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं। किरचॉफ ने ये कहा था कि जंक्शन की ओर आने वाली इनकमिंग करंट जितनी भी होती है वो जंक्शन से दूर जाने वाली यानी आउटगोइंग करंट के बराबर होता है। तो पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है कि जंक्शन की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जंक्शन से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। एक थ्योरी तो ये याद रखनी है। दूसरा जो है ना वो ये है टोटल की ओवरऑल अगर करंट का योग किया जाए, जिसको हम सिग्मा I से दर्शाते हैं, इसका मान हमेशा 0 आएगा, क्योंकि हमने बताया है इनकमिंग करंट जो है वो आउटगोइंग करंट के बराबर है। जितनी करंट आई उतनी वहाँ से चली गई, इसलिए जंक्शन पर ओवरऑल करंट हमेशा 0 होती है। अब इसमें से देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। मान लीजिए कि इनकमिंग करंट 1 और 2 2 है और आउटगोइंग करंट जो है वो 3, 4 और 5 है, तो इन तीनों का योग इन दोनों के योग के बराबर होगा। एक समीकरण ऐसे भी बन सकती है। क्वेश्चन आपको इस तरह भी दे सकता है। अब मान लीजिए कि इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं सारा, तो I1 और 2 को हम यहीं रखें तो ये तीनों जो है बराबर से पहले आते ही निशान बदल जाएगा और परिणामी करंट जो है वो 0 आएगी। समीकरण ऐसे भी हो सकती है, यानी I1 + I2 -3 -4 -5 इज़ इक्वल टू 0। समीकरण ये भी पेपर में दिया हुआ आ सकता है और एक इसका डायग्राम आ सकता है जो बहुत बार आया हुआ है। ऐसे इनकमिंग आउटगोइंग के निशान आपको दर्शाएं, ठीक है, और आपसे वो किसी एक ब्रांच की करंट पूछ सकता है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं इस पर कि ये किस सिद्धांत पर काम करता है। तो जो प्रथम नियम होता है वो चार्ज कंजर्वेशन यानी आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। मुझे लगता है कि KCL के बारे में कम से कम आपको 4 से 5 क्वेश्चन सीखने को मिले हैं। काफ़ी अच्छा ये आपका टॉपिक रहने वाला है। पूरी संभावना है KCL के बारे में क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए। अगला सवाल, फॉर्म फैक्टर के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ध्यान रखें, साइन वेव का 1.11 होता है, वर्गाकार वेव का इकाई होता है, त्रिभुजाकार वेव का 1.15 होता है। चलिए इसके साथ एक और ऐड करवा देता हूँ और वो है हाफ वेव का। हाफ वेव का 1.57 होता है। इसे π/2 भी
लिखा जा सकता है। दोस्तों पूछा है कि सही नहीं है तो फिर इनमें से कोई नहीं करना है, क्योंकि ये सभी तो सही है। ओवरऑल आप 4 याद रखिएगा। अब देखो दूसरा सवाल क्या बनता है, क्योंकि हम सब जानते हैं फॉर्म फैक्टर जो है वो आरएमएस मान और औसत मान का अनुपात है। इसकी दूसरी लैंग्वेज ऐसे आ सकती है, क्योंकि आरएमएस मान को हम इफ़ेक्टिव वैल्यू यानी प्रभावी मान भी बोलते हैं और औसत मान को माध्य मान भी बोलते हैं हम, तो मीन वैल्यू इंग्लिश में इसको लिख सकता है। ये भी लिखा हुआ आ सकता है। अब देखो वर्गाकार वेव में जब इसका मान इकाई आया है तो एक बात कन्फर्म हो गई कि आरएमएस मान इक्वल टू एवरेज वैल्यू। तो ये भी पेपर में पूछा गया है कि एक वर्गाकार वेव में आरएमएस मान और औसत मान में क्या संबंध होता है। तो याद रखिएगा दोनों बराबर होते हैं। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि वो कौन सी वेव है जिसमें आरएमएस मान और औसत मान एक दूसरे के बराबर होते हैं। फॉर्म फैक्टर का यूज क्या है, ये भी अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा। तो ये आता है कि जब हमें औसत मान से गणितीय वैल्यू जब कैलकुलेट करनी हो और हम उसमें आरएमएस मान ज्ञात करना चाहते हैं, उस दौरान हमें फॉर्म फैक्टर का उपयोग करना होता है। अगला सवाल तो यही आ गया एक तरह से, आई आरएमएस और आई एवरेज का अनुपात क्या कहलाता है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरएमएस मान और औसत मान जो है ये अपना फॉर्म फैक्टर ही कहलाता है। ठीक है। पीक फैक्टर क्या होता है, पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का अनुपात है ना। लोड फैक्टर और डिमांड फैक्टर में, तो डिमांड फैक्टर होती है मैक्सिमम डिमांड बटे कनेक्टेड लोड। ठीक है। अधिकतम संयोजित भार कितना है, अधिकतम मांग कितनी है और संयोजित भार कितना है, इसका अनुपात। और लोड फैक्टर में होता है कनेक्टेड लोड कितना है और औसत भार कितना है। चारों परिभाषाएं आप याद रखें तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ आप सीख जाएंगे इसमें से। ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में कॉन्टेक्टर कितने होते हैं। दोस्तों इसमें से भी एक क्वेश्चन की पूरी संभावना है। जैसे अभी रिसेंटली ये पूछा गया कि ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में मोटर से स्टार्टर के लिए कितने कंडक्टर्स आते हैं। तो मोटर में 6 सिरे होते हैं ना, U1 U2 V1 V2, उनको हम मोटर पे कुछ भी नहीं करते हैं। तो ये 6 के 6 चालक तार जो है वो स्टार्टर में दिए जाते हैं। तो 6 कंडक्टर आएंगे वहाँ पर। कॉन्टेक्टर कितने होते हैं अगर ये पूछा जाए, 3 कॉन्टेक्टर। इनका नाम क्या है, मेन कॉन्टेक्टर, स्टार कॉन्टेक्टर, डेल्टा कॉन्टेक्टर। एक इसमें अतिरिक्त डिवाइस लगती है जिसका नाम है टाइमर, जो निर्धारित समय के बाद स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करने का काम करती है। यानी मोटर स्टार में सही प्रॉपर तरीके से चल रही है लेकिन डेल्टा में कन्वर्ट नहीं होती है, इट मीन्स टाइमर में प्रॉब्लम है, क्योंकि स्टार से डेल्टा कन्वर्ट करना टाइमर का काम था। अगला सवाल है, मापी उपकरणों में जो डेफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है उसके अपोजिट एक टॉर्क लगता है, उसका नाम क्या है। तो कंट्रोलिंग टॉर्क जो होता है ना, ये विक्षेपक बल के विपरीत दिशा में काम करता है और मान में उसके बराबर होता है। थोड़ा बहुत एक दूसरे की प्रतिक्रिया होती है, एग्जैक्ट बराबर नहीं होता। कभी डेफ्लेक्टिंग टॉर्क ज़्यादा होता है, कभी कंट्रोलिंग ज़्यादा होता है। इस कारण पॉइंटर दोलन करता है। तो फिर हम उस दोलन को समाप्त करने के लिए क्या करते हैं, अवमंदक बल लगाते हैं, डैम्पिंग टॉर्क का उपयोग करते हैं। सी उत्तर सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि डीसी मोटर के आर्मेचर में उत्पन्न यांत्रिक बल किसके बराबर है। मशीन में उत्पन्न बल जो होता है वो बैक ईएमएफ और आर्मेचर करंट के बराबर होता है, के गुणनफल के बराबर होता है। यानी EB × I बोलते हैं अपन इसको। VT × IL से मोटर की पावर यानी शक्ति कंजप्शन की गणना की जाती है, ध्यान रखिएगा। ए उत्तर सही होगा, EB × IA, जो मोटर में या आर्मेचर में प्रेरित बल के लिए कैलकुलेशन की जाती है। चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर हो, दोनों के लिए एक ही रहेगा फॉर्मूला अपना। चलिए दोस्तों अगले एक सवाल की तरफ चलेंगे। ये कह रहा है कि 100 वाट 200 वोल्ट का एक हीटर है, 2 बराबर भागों में उसी स्रोत के समांतर में उसे जोड़ा गया, प्रत्येक भाग से निकलने वाली ऊर्जा कितनी है। चलिए दोस्तों क्या करेंगे कैलकुलेशन करने के लिए, सबसे पहले इसका आपको रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस निकालेंगे V² / P से,
आप देख रहे हैं कि 400 ओम इसका उत्तर आ रहा है। ठीक है, अब इस रेजिस्टेंस के 2 बराबर भाग कर दिए आपने, यानी 200 ओम 200 ओम का ये रेजिस्टेंस हो गया। समांतर में जोड़ेंगे तो ये मानते हुए कि 200 वोल्ट उनको मिलना है, इसलिए प्रत्येक भाग से जो है वो 200 जूल प्रति सेकंड की ऊर्जा निकलेगी। कैलकुलेशन करके मुझे उत्तर का मिलान ज़रूर करवाइए, आपका क्या ऑप्शन आता है। तरीका ये रहेगा, कैलकुलेशन कीजिएगा और उत्तर का मिलान ज़रूर करना। अगला सवाल, ट्रांजिस्टर में बीटा 49 है, अल्फ़ा का मान ज्ञात करो। देखो, जब बीटा दिया हुआ हो और अल्फ़ा ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला होता है बीटा बटे 1 प्लस बीटा, यानी 49/50 करना होगा आपको और कैलकुलेशन करके उत्तर का मिलान करना। आई थिंक आंसर आएगा 0.98। वैसे याद रखो, अल्फ़ा का मान इकाई से कम होता है और ऑप्शंस के लिए अगर देखें तो वैसे तो इकाई से कम के 3 ऑप्शन है इसमें, बट कैलकुलेशन करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि अल्फ़ा ज्ञात करना हो तो बीटा के लिए क्या होता है, बीटा बटे 1 प्लस बीटा, और अगर बीटा ज्ञात करना हो तो अल्फ़ा बटे 1 माइनस अल्फ़ा होता है। सी ऑप्शन आएगा 0.98। कैलकुलेशन करके उत्तर का मिलान करना, फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल, एक प्रतिरोध और एक कैपेसिटर एसी सर्किट में समांतर में जुड़े हुए हैं। इस समय प्रतिरोध में से प्रवाहित धारा आपूर्ति करंट के साथ कैसे रिलेशन होगा। देखो दोस्तों, समांतर सर्किट है तो वोल्टेज तो सबका यहीं रहेगा ना, प्रतिरोध की धारा यहाँ होगी, कैपेसिटर की धारा आगे होगी। अब दोनों धाराओं का आप जब बीजगणितीय योग निकालेंगे, सदिश योग निकालेंगे, एसी है तो टोटल करंट आपका यहाँ होगा। अब इस करंट को इस रेजिस्टर वाली करंट के सापेक्ष पूछ रहा है, तो रेजिस्टर की करंट देखो तुलनात्मक रूप से पीछे है कि नहीं, यानी प्रतिरोधक की धारा जो है वो सप्लाई करंट से जो है वो क्या होगी, लैगिंग होगी। हमें यहाँ पर बी उत्तर करना है। अब क्वेश्चन देखिए, अगर लैंग्वेज बदल देता और ये कहता कि सप्लाई की करंट प्रतिरोध की धारा से कैसे होगी, तो फिर वो आगे कहलाएगी, ध्यान रखना। इसी में क्वेश्चन देखो, कैपेसिटर में से प्रवाहित धारा सप्लाई करंट से, तो वो भी लीडिंग होती। यानी आपको कुल मिलाकर ये ग्राफ याद रखना है, जहाँ वोल्टेज सबकी यहाँ है, वी भी यहीं होगा, वी आर भी यहीं होगा, वी सी भी यहीं होगा, क्योंकि समांतर में वोल्टेज समान होती है। प्रतिरोध की धारा हमेशा इन फेज है, यहाँ होगी, कैपेसिटर की धारा लीडिंग है, यहाँ होगी। दोनों का जब आप सदिश योग करेंगे तो सप्लाई करंट यहाँ होगा। ठीक है ना। अब ओवरऑल आपसे वो कोई भी सवाल पूछ सकता है। देखो, आई आर और वी का संबंध पूछ सकता है तो वो इन फेज है। ठीक है, आई सी और आई आर में संबंध पूछ सकता है तो 90 डिग्री का फेज अंतर है। यानी एक ग्राफ दिया हुआ है और इसमें से आपसे वो कई सारे प्रश्न एक साथ पूछ सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एक निश्चित समय में विद्युत आवेश के प्रवाह की माप है। यानी कुल मिलाकर क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है कि विद्युत आवेश के प्रवाह को क्या कहा जाता है। अगर आपको एकदम सटीक से परिभाषा याद हो तो आवेश प्रवाह जो समय के साथ होता है हम उसे धारा के रूप में परिभाषित करते हैं। क्यों? क्योंकि I बराबर Q/T होता है, यानी कूलाम प्रति सेकंड, मतलब प्रति सेकंड कितने कूलाम का आवेश जो है वो किसी पर्टिकुलर एक सर्किट में से प्रवाहित हुआ उसे हम धारा कहते हैं। और धारा की वैसे दूसरी इकाई इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को भी धारा कहते हैं। एम्पियर में इकाई होती है, वो भी याद रखें। कूलाम प्रति सेकंड इसकी दूसरी इकाई है। वोल्टेज होता है कि इकाई आवेश को किसी बिंदु से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य, यानी वर्क अपॉन चार्ज, ये जो है अपना वोल्टेज का रहता है जूल प्रति कूलाम में। शक्ति का अगर देखें तो जूल प्रति सेकंड में होता है ना। किया गया कार्य, लिया गया समय, ऊर्जा जो है वो केवल जूल में होती है। आप चारों की यूनिट याद रखें हो सके तो, क्योंकि चारों ही बड़े इम्पोर्टेंट है और पेपर में आपसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पूछा जा सकता है। आगे सवाल पूछ रहे निम्न में से किस में पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल को हिंदी में बोलते हैं स्थितिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा को जनरली दो तरह से डिवाइड करते हैं हम, एक को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, दूसरे को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, यानी स्थितिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। गतिशील पार्ट्स जितने भी होते हैं उनमें गतिमान ऊर्जा
यानी काइनेटिक एनर्जी होती है, और स्टैटिक जो है उनमें पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हो। जैसे कंप्रेस्ड स्प्रिंग जो होती है, अब स्प्रिंग जब दबी हुई होगी अपनी जगह पर तो इसमें जो है वो एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ए ऑप्शन अपना यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि कुछ धातुएं 0 केल्विन से अधिक किसी निम्न ताप पर आकस्मिक और पूर्ण रूप से अपनी प्रतिरोधकता को खो देती है, तो इस घटना का नाम है सुपर कंडक्टिविटी, और इनको उस समय सुपर कंडक्टर कहा जाता है। हिंदी में इसको अति चालकत्व या अति चालकता बोला जाता है। अपने को यहाँ ए उत्तर सही करना है। अगला अपना सवाल है कि निम्न में से कौन सी इकाई वोल्टेज की हो सकती है। देखो ये तो मैंने अभी बताया था। वोल्टेज को हमने लिया है वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी जो आपने आवेश को स्थानांतरित करने के अगेंस्ट जो भी काम किया है यही तो वर्क कहलाता है। जूल प्रति कूलाम ये यूनिट बनती है, और इसके अकॉर्डिंग अपना ए ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। जूल प्रति सेकंड ये शक्ति की इकाई है, पावर की इकाई बोल सकते हो। दूसरी इकाई वाट होती है। जूल प्रति सेकंड और वाट जो है वो बराबर होते हैं। कूलाम प्रति सेकंड इकाई मैंने अभी बताया आपको, धारा की इकाई हो जाएगी। आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है, और जूल जो है वो ऊष्मा की है, ऊर्जा की है, और कार्य की यूनिट जूल है। यानी 3 एक जैसे कंपोनेंट है जिनकी यूनिट जूल है। अगला सवाल करेगा कि एक सरल RLC परिपथ है जिसमें धारिता अनंत और प्रेरकत्व शून्य है, ऐसा कौन सा सर्किट हो सकता है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसा वो सर्किट है जिसकी फ्रिक्वेंसी 0 हो, लाइक DC परिपथ हो गया। लेकिन दूसरा परिपथ कौन सा हो सकता है फिर, तो DC सर्किट के सभी गुण AC के अनुनाद परिपथ से मिलते हैं, और अनुनाद नहीं हो तो उसको हम शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ से तुलना कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ना तो अनंत धारिता काम कर सकती है परिपथ में, और ना ही शून्य प्रेरकत्व काम कर सकता है परिपथ में, क्योंकि XL और XC दोनों का मान ही क्या हो गया 0। कैसे? XL बराबर 2πfL होता है, राइट। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि L का मान 0 है तो XL कितना हो गया 0। इसी तरह से XC ज्ञात करने के लिए 2πfC होता है। जब C का मान अनंत है तो XC कितना हो गया 0। XL XC दोनों 0 है। परिपथ का बिहेव जो है वो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ की भांति होगा। फेज अंतर 0 होगा, पावर फैक्टर इकाई होगा, करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशन आपसे पूछे जाएं तो वो इन फेज होंगे। तो बस दोस्तों यही थे आज के लिए क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों को आगे इसे फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा।